आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारा अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा था और हमने एक क्वेश्चन किया था। लास्ट में एक जो चीज़ सीखी थी कि अपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, मतलब रिफ्रैक्शन का इमेज हमने सीखा था प्लेन सरफेस पे। और प्लेन सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन का इमेज बनता है वो उसी साइड में होता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ होती थी उसको हमने एक्चुअल डेप्थ कहा था और इमेज का जो डेप्थ होता था उसको हमने अपरेंट डेप्थ कहा था। और उसका एक फार्मूला हमने देखा था। फार्मूला था एच अपरेंट इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपॉन डिवाइड में था म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। ठीक, इसी फार्मूले पे बेस एक क्वेश्चन में और करता हूँ जिसमें हम कर्व्ड मिरर और रिफ्रैक्शन दोनों का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक कर्व्ड मिरर है, एक कर्व्ड मिरर है, ये एक कर्व्ड मिरर है और इस कर्व्ड मिरर में ये एक पानी के अंदर रखा हुआ है या लिक्विड के अंदर रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस कर्व्ड मिरर में यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है और जो ये डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है इसको मान लेते हैं लेट्स से 40 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज ऑल्सो 40 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। दिस इज वाटर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना। ऊपर से एक पैरेलल बीम आती है, यहाँ से एक लाइट की पैरेलल बीम आती है और आप ऐसे एक दो रे नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, लेकिन मैं इनफाइनाइट रेज ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए मैं कुछ नंबर ऑफ रेज ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 3 ही रे ड्रॉ करी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 3 ही रे हैं, बहुत सारी रे हैं और ये सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट होती हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0। अब क्या होगा, ये रे अंदर आएंगी, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये वापस जाएंगी और फिर ये सरफेस से बाहर निकल जाएंगी। तो जब ये इस सरफेस से बाहर निकल गई तो मैं ये बोलूँगा ये रे इस सिस्टम को छोड़कर चली गई। मेरा सिस्टम कौन है, वाटर एंड मिरर, दिस इज माय सिस्टम। ये रे आई और ये सिस्टम को छोड़कर चली गई। तो जब ये रे सिस्टम को छोड़कर गई तो इनका फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, और ये सरफेस है वाटर सरफेस, तो हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ final intersection point of rays from concave mirror। तो आपको ये बताना है कि जो फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट है रेज का उसका डिस्टेंस क्या होगा और जो डिस्टेंस बतानी है आपको वो कॉनकेव मिरर से बतानी है। ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आप लोग पॉज करके सॉल्व किया करें, नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखें। तो देखो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 है और स्नेल्स लॉ में आप जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आता है। मतलब रे अनडेविएटेड सीधे चली जाती हैं। तो जो हमारी इंसिडेंट रे हैं वो विदाउट डेविएशन के सीधे चली जाएंगी। इसका मतलब आप इन रे को इसी तरह से एक्सटेंड करके ला सकते हैं फर्दर, तो ये रे एक्सटेंड होके फर्दर चले जाएंगी, इनमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। विदाउट डेविएशन ये रे सीधे चलकर आ गई हैं। ठीक, अब ये रे क्या करेंगी, अब ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो इन रिफ्लेक्टेड रे का एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। कहाँ आएगा, तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे फोकस पर कट करती हैं। तो ये वाली जो रेज हैं जो मिरर पर इंसिडेंट हुई ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इसके फोकस पे, और फोकस यहाँ से कितने पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा फोकस है वो लेट्स से ये वाला पॉइंट फोकस है,
तो ये वाली रेज सब यहाँ पे कट करेंगी, ये वाली रे भी यहाँ कट करेगी, ये वाली रे भी यहीं कट करेगी, और ये वाली रे भी यहीं कट करेगी। तो जितनी भी रे हैं वो सब कहाँ कट करेंगी, फोकस पे कट करेंगी। और जब ये रे यहां जाएंगी, इस सरफेस के पास जाएंगी, तो इन रेज का होगा रिफ्रैक्शन। ठीक, अब मुझे बताइए इस सरफेस पर ये रे इंसिडेंट रे होंगी। इन रे का नाम क्या होगा, इंसिडेंट रेज। और इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये जो होगा ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। और रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रेज होंगी और उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और वो होगी हमारी इमेज। तो अगर मुझे निकालना है कि ये अपरेंट डेप्थ क्या आएगा जहां पर ये एक्चुअली में कट करती हुई लगेंगी, तो अपरेंट डेप्थ मुझे निकालना है एच अपरेंट, उसका वैल्यू आएगा ये एक्चुअल कितना होगा, इसका आरओसी है 40 सेंटीमीटर, तो जो फोकस का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब फोकस की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बचेगी, 20। तो इस सरफेस के लिए जिसने ऑब्जेक्ट का काम किया, जो हमारी एक्चुअल डेप्थ है वो है 20 डिवाइडेड बाई म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। तो जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हुई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं इसका मतलब क्या हुआ, मैं डायग्राम बनाता हूं, मैं सिर्फ ये रिफ्रैक्शन वाला डायग्राम बनाता हूं। तो रिफ्रैक्शन वाले डायग्राम में क्या था, ये रे यहां से आ रही थी ऐसे, लेकिन आपको पता है जो ये रे हैं ये सीधे नहीं जाएंगी, ये डेविएट होंगी, और जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां एक्चुअली में अभी है वहां नहीं दिखेगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा सा शिफ्टेड दिखेगा। तो मैंने माना इंटरसेक्शन पॉइंट आया बाद में यहाँ पे, तो ये रे सीधे चली गई, ये रे इस तरह से चली गई, ये रे इस तरह से चली गई। तो ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक, दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज एक्चुअल डेप्थ। ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक, दैट इज एक्चुअल डेप्थ 20 सेंटीमीटर। और ये जो फाइनल इंटरसेक्शन पॉइंट आया है हमारी रेंज का, दैट इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज अपरेंट डेप्थ। हमसे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस पूछा गया था वो कॉनकेव मिरर से पूछा गया था फाइनल इंटरसेक्शन का। तो यहाँ से अगर 15 है तो बॉटम से कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये टोटल कितना है 40। तो इसको लिख लीजिए, ठीक। अब सुनिए, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट बाय पैरेलल स्लैब क्या मतलब है, समझाते हैं। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, शिफ्ट पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ग्लास है, ये ग्लास है और ग्लास का हाइट है h, और इसमें किसी डिस्टेंस x तक लिक्विड भरा गया है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर है आपका एयर, और यहां एक ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर इस ग्लास को देखता है। तो जब ये ऑब्जर्वर इस ग्लास को देखता है तो इस ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ग्लास हाफ फिल्ड है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि जो ग्लास है वो हाफ फिल्ड है। तो हमें बताना है कि इस x का वैल्यू क्या होगा कि इस ऑब्जर्वर के लिए जो ग्लास है वो हाफ फिल्ड दिखे। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, x h/2 तो नहीं होगा। क्यों h/2 नहीं होगा उसका कारण समझाता हूं। आप जानते हैं कि जो हमारा बॉटम सरफेस एक्चुअली में जहां है ये वहां नहीं दिखाई देगा, ये यहां से थोड़ा ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगा। ये एग्जैक्ट वहां दिखाई ही नहीं देगा जहां ये बॉटम है। तो ये तो उसको खाली पार्ट दिखाई देगा h/2, लेकिन ये भरा हुआ पार्ट उसको h/2 नहीं दिखाई देगा, h/2 से कम दिखाई देगा। तो ये h/2 है और ये h/2 से कम उसको भरा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब उसे हाफ फिल्ड दिखाई नहीं देगा। तो पहली बात तो h/2 इसका आंसर नहीं होगा। तो हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? हाफ फिल्ड का मतलब ये है
कि जितना गिलास भरा हुआ दिखाई दे उतना ही गिलास खाली भी दिखाई देना चाहिए। तो जितना खाली है उतना भरा हुआ है, इसका मतलब गिलास कैसा है, हाफ फिल्ड। अब सुनना, अब जब यहाँ से इस ऑब्जर्वर के लिए बात करेंगे तो जो हमारी बॉटम है, इस बॉटम से रे निकल कर जाएंगी और रे इस आंख में एंट्री लेंगी। तो इस आंख के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, दैट बॉटम इज द ऑब्जेक्ट। तो ये जो x है वो कौन हो गया, आपका एक्चुअल डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ जो आएगा, जिसको मैं x डेप्थ बोलने जा रहा हूं, x डेप्थ, दिस इज द अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ मतलब ये बॉटम कहां दिखाई देगा, ये बॉटम अभी तो यहां है, बाद में ये बॉटम मान लेते हैं यहां दिखाई देगा, ये बॉटम यहां दिखाई देगा। तो दिस इज x डेप्थ। बॉटम एक्चुअली में यहाँ है, लेकिन उस ऑब्जर्वर को बॉटम यहाँ नहीं दिखाई देगा, बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये तो ये कितना हो गया आपका एक्स डेस। तो ये एक्स डेस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एक्स बाई म्यू, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड वाला मीडियम है और ये इंसिडेंट वाला मीडियम है। और खाली कितना है, एच माइनस एक्स वेकेंट ग्लास, और एक्स डेस उसको पानी का हाइट, वाटर कॉलम का हाइट दिखेगा, तो ये बराबर होना चाहिए एक्स डेस के। इसका मतलब h माइनस एक्स बराबर है x बाई म्यू के। तो h बराबर आया किसके, x इंटू 1 प्लस 1 बाई म्यू। तो x का जो वैल्यू आया वो आया h अपॉन। तो अगर आप गिलास में इतना पानी भरेंगे तो ये गिलास आपको हाफ फिल्ड दिखाई देगा, अदरवाइज ये गिलास आपको हाफ फिल्ड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए अगली चीज स्टार्ट करते हैं। अगला जो चीज है वो है शिफ्ट थ्रू पैरेलल स्लैब। तो देखा जाए तो इसी चीज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, या कुछ कुछ ऐसा ही उसको आप कह सकते हैं, शिफ्ट थ्रू पैरेलल स्लैब। आपको पैरेलल स्लैब एक है, उसके कारण क्या शिफ्ट आएगा ये आपको बताना है। ठीक, अब सॉल्व करके मैं बताता हूं आपको। तो मैं एक आपको जैसे डेरिवेशन करके दिखाता हूं। आप ऐसे समझिए, पहली बात तो आप ऐसे समझिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है। और इस स्लैब में मान लेते हैं यहां पर कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं स्लैब में यहां कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, और यहां इसको कोई देख रहा है बैठ के, इसको यहां कोई देख रहा है, और जो देख रहा है उसका ऑब्जर्वर का उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में है वो है, उसको मान लेते हैं म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर उसको मान लेते हैं। और इसका जो स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान लेते हैं लेट से म्यू वन। स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको मान लेते हैं क्या, म्यू वन। और इस स्लैब का जो कुछ मोटाई होगा उस मोटाई को मान लेते हैं T1। स्लैब की जो मोटाई है उस मोटाई को क्या मान लिया जाए, T1। ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया जाए, म्यू ऑब्जर्वर। और ये हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और इस साइड का कोई भी आप एक मीडियम मान सकते हैं, मीडियम मानना चाहें तो, नहीं माना कोई बात नहीं। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये नोटिस करिए एकदम इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पर है। ऑब्जर्वर जो है वो एकदम परपेंडिकुलर वाली लाइन पर है, और इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां नहीं दिखाई देगी जहां वो है, वो थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगी। अब वो जो थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगी तो वो किधर दिखाई देती है, तो देखिए उसका तरीका बताता हूं मैं। जो शिफ्ट आता है, शिफ्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये जो हमारी स्लैब है, इस स्लैब के, अच्छा सुनिए, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू नॉट ही मान लीजिए भले ही, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू नॉट मान लीजिए। तो म्यू नॉट सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और म्यू वन हमारी स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। आप ऐसे सोचो एक मिनट के लिए, मान लो ये स्लैब नहीं होती यहाँ पे, ये पूरा मीडियम ही होता है यहाँ पे, तो कोई शिफ्ट नहीं दिखाई देता ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ से जो रे चलकर जाती और इसकी आंख में एंट्री लेती तो हर जगह एक ही मीडियम होता, ठीक है ना। लेकिन
अब यहां पे वो वाला मीडियम नहीं है, यहां कोई और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। तो अब रे यहां से चल के जाएगी तो इस रे को दो बार रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, एक इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन और एक इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन। और इस रिफ्रैक्शन के कारण जो होगा, इसका जो डेप्थ होगा, इसका जो, इसको बोलेंगे हम एक्चुअल डेप्थ, और यहाँ से जो इमेज बनेगी उसको बोलेंगे अपरेंट डेप्थ, उसमें चेंज आएगा। ठीक है ना। तो जो शिफ्ट होता है, पहली बात तो जो स्लैब पर रे इंसिडेंट होंगी, स्लैब पर जो रे इंसिडेंट होंगी वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी। स्लैब पर जो रे इंसिडेंट होंगी वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी। और इस शिफ्ट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ये एक्स क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। तो शिफ्ट थ्रू द स्लैब, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, शिफ्ट थ्रू स्लैब doesn't depend on, shift through slab doesn't depend on x। मतलब ये जो स्लैब है आपका, ये स्लैब कितना शिफ्ट करेगा इसको, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो ऑब्जेक्ट इस स्लैब से कितना दूरी पर है। और शिफ्ट का डायरेक्शन क्या होता है, वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है। तो मुझे बताइए, इस स्लैब पर जो रे इंसिडेंट हुई वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, मतलब इस ऑब्जेक्ट में जो शिफ्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ थी, तो इसको जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी वो कहीं यहाँ दिखाई देगी। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं ओ लिख देता हूं, तो ये हो गया हमारा ओ डैश। और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम शिफ्ट। और शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा, शिफ्ट होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। या फिर मैं ये बोलूं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो शिफ्ट होगा उसका वैल्यू जो है, उसका मैं वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं। तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, शिफ्ट in the direction of incident ray, उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू सुन ले ध्यान से। पहले तो आपको इसका थिकनेस लिखना होता है स्लैब का, दैट इज T1 इनटू, इसके बाद आपको लिखना है 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, ये शिफ्ट होगा। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब इसी डायरेक्शन में, और नेगेटिव आई मतलब वो इस डायरेक्शन में नहीं हुआ, इसके पीछे की डायरेक्शन में। तो अगर हम ऐसे बोलें कि कोई चीज इधर 5 चल के गई तो वो इधर 5 गई, लेकिन मैं कोई बोलूं कि कोई चीज इधर -5 चल के गई, तो अगर कोई चीज इधर -5 चल के गई इसका मतलब वो 5 पीछे चल कर गई। ठीक, तो शिफ्ट का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। अब सवाल आता है कि ये म्यू रिलेटिव कितना होगा, तो म्यू रिलेटिव में यहां लेके दिखाता हूं, ये होगा म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, तो यहाँ म्यू ऑफ स्लैब कितना है μ1 एंड म्यू ऑफ ऑब्जर्वर कितना है μ0। तो हमारा जो शिफ्ट आ जाएगा वो कितना आएगा, T1 इंटू 1 माइनस μ1 अपॉन μ0। ठीक, तो ये आप लिख लें। अब देखो बेटा, अब मैं इस पे जैसे आपको सवाल करा के दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा यहां ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, और ये हमारी एक स्लैब है। इस स्लैब का थिकनेस मान लेते हैं हम, लेट्स से 4 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं लेट्स से 3/2। और यहां हमारा एक ऑब्जर्वर है, और यहां मान लेते हैं एयर है। पहले सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ एयर है, अगले बार मीडियम लेंगे, पहला आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए इस ऑब्जर्वर को जो ये ऑब्जेक्ट ओ है, इस ऑब्जर्वर को जो ये ओ ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, ये बताइए स्लैब की सरफेस का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। आपको बताना है कि सरफेस ए बी से कितना डिस्टेंस होगा, किसका, जहां पर ये आपको इमेज दिखाई देगी।
ठीक, तो उसका देखिए तरीका बताते थे, या ए बी से पूछ लेते हैं या इटसेल्फ खुद से ही पूछ लेते हैं। ये भी डिस्टेंस आपको दे देते हैं, मान लीजिए लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपके लिए देते हैं लेट्स से 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज, कौन सी इमेज? सीन बाय ऑब्जर्वर। जो इमेज ऑब्जर्वर ने देखी उसका और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब इस ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, आप खुद सोचो अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये इसको वहीं दिखाई देती वो जहां है। क्यों? क्योंकि जब यहां से लाइट रे चलकर आती यहाँ पे तो कोई भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जब लाइट रे यहां से यहां तक चलकर आएंगी वो 2 बार रिफ्रैक्शन करके आएंगी, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लोकेशन है वहां पर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्टेड दिखाई देगी। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कितना शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए शिफ्ट, और ये इंसिडेंट रे डायरेक्शन का शिफ्ट है, दैट इक्वल टू थिकनेस दैट इज 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ स्लैब दैट इज 3/2 एंड म्यू सराउंडिंग जो म्यू ऑब्जर्वर वो कितना है 1, तो 3/2 में 1 का डिवाइड लगेगा तो वो 3/2 ही आएगा। तो ये आया 4 इंटू 1 माइनस 2/3, ये आया 4/3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही शिफ्ट है, तो यहाँ से कितना हो गया 4/3। तो देखो कितना आएगा 10, ये 4 कौन हो गया 14, 14 और 20 कितना हो गया आपका 14 और 20 हो गया आपका 34, और 34, लेकिन ये यहाँ पे एग्जैक्ट 20 पे नहीं दिखाई देगा, उसमें थोड़ा कम दिखाई देगा, कितना 4/3। तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 4 प्लस ये 20 नहीं 20 से थोड़ा कम, कितना 20 माइनस 4/3। तो कितना आया ये 34 माइनस 4/3, तो कितना आया ये 102 माइनस 4/3, तो ये आया 98/3 सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला यही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस बार इसमें मीडियम बदल देते हैं, तो आप इसको लिख लें। इसी सवाल में वेरिएशन कर करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए इस एयर को हटा देते हैं, इस एयर को हटा देते हैं, बाकी सब चीजें सेम हैं, और आप अब इस बार खुद से सॉल्व करिएगा। इस बार दोनों तरफ म्यू सेम ले लेते हैं, तो मान लीजिए म्यू इक्वल टू ले लेते हैं, ये 3/2 है तो यहाँ ले लेते हैं लेट्स से 4/3, और म्यू इक्वल टू 4/3 मतलब वाटर है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बताइए सेम क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज, कौन सी इमेज की बात चल रही है? उस इमेज की बात चल रही है जो ऑब्जर्वर ने देखी है, जो ऑब्जर्वर ने देखा है वो वाली इमेज। तो सॉल्व करें आप लोग। इस बार जो शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन जो म्यू रिलेटिव था उसकी वैल्यू इस बार बदल जाएगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो उस मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो सुनना, तो देखिए फिर से शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं, चलिए यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? हम म्यू स्लैब अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, म्यू स्लैब कितना है 3/2 और म्यू ऑब्जर्वर कितना है आपका 4/3, तो इसको पुट किया जाएगा 3/2 अपॉन 4/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 4 इंटू 1 माइनस, ये देखिए ये हो गया 9/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कौन 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 ऊपर बनेगा, नीचे क्या बनेगा आपका 9 यहाँ बनेगा ना, ये 8 बनेगा तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आया बेटा? ये आया 4 इंटू 1/9, मतलब कितना आया 4/9, मतलब पॉजिटिव आया, अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा कि डिस्टेंस क्या होगा? तो उसका आंसर होगा कि डिस्टेंस क्या होगा ऑब्जर्वर के बीच में और जो इसने देखा इमेज उसके बीच में, तो वो आएगा, इस बार शिफ्ट आएगा 4/9, तो ये आया 20 प्लस
सॉरी, यहां से लिखना चालू कर दें। 10 प्लस 4 प्लस 20 माइनस 4/9 कितना आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। 34 माइनस 4/9 सेंटीमीटर। अब मैं अगला क्वेश्चन फिर लेता हूं इसी में, और इस बार मैं बाहर का मीडियम बदल देता हूं। बाहर का मीडियम इस बार देखिए 4/3 इससे कम था, इस बार मैं बाहर का मीडियम थोड़ा ज्यादा ले देता हूं, ठीक है ना। तो बाहर का मीडियम थोड़ा ज्यादा लेंगे तो ऐसा करते हैं, बाहर के मीडियम को 2 ले देते हैं, तो सॉल्व करेंगे। आप इसे लिख लें यहां तक पहले। अब देखिएगा, इस बार जो बाहर का म्यू है उसको हम ले लेते हैं म्यू इक्वल टू 2, और इस बार बाहर का म्यू ले लेते हैं म्यू इक्वल टू 2। इस बार सेम लेते हैं, अगले बार दोनों अलग अलग भी ले लेंगे। सारे वेरिएशन कर दिए मैंने सवाल में। अब सेम क्वेश्चन फिर से अगेन, तो देखो बेटा हर कहानी सेम होगी यहां तक, एवरीथिंग इज सेम टिल हियर। बस आपको शिफ्ट में जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जिसमें नीचे 4/3 का डिवाइड लगा था, इस बार बाहर मीडियम 4/3 नहीं है, बाहर मीडियम कितना है 2 है, तो यहाँ जो डिवाइड लगेगा वो 2 का डिवाइड लगेगा, और यहाँ 2 का डिवाइड लगेगा तो 2 नीचे आएगा 4, 4 ऊपर जाएगा तो यह जाएगा 4/3। तो ये आंसर आया 4 इंटू -1/3, तो ये आया -4/3। अब -4/3 आया, इसका क्या मतलब है, तो बेटा इस डायरेक्शन में कोई चीज -5 चल के गई, इस डायरेक्शन -5, इसका मतलब वो पीछे कितना चल के गई है 5। तो -4/3 आने का मतलब है कि जो शिफ्ट उसका आया है वो इस डायरेक्शन में नहीं आया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। जो शिफ्ट है वो किधर है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, और अपोजिट में कितना है, दैट इज 4/3। तो जो आंसर होगा हमारा डिस्टेंस का वो कितना होगा, वो होगा 20 प्लस 4/3, वेरी गुड, प्लस 4 प्लस 10, तो ये आया 34 प्लस 4/3 सेंटीमीटर। यहां तक बात हो गई, लिख लें आप। अब लेते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, और इस बार क्या करते हैं, यहाँ मीडियम अलग लेते हैं, इसका मीडियम अलग है, और वो वाला मीडियम भी अलग लेते हैं, और उसके लिए आप कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो वो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, आप सभी लोग इसको लिख लें एक बार, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस बार जो म्यू इक्वल टू 2 है इसको हटा देते हैं, चलो इसको म्यू को 2 ही रहने देते हैं। यहां वाला म्यू कुछ और ले लेते हैं, मान लो यहां वाले म्यू को 3 ले लेते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सुनना, आपको ये बोला गया था कि जो शिफ्ट होता है स्लैब के द्वारा, वो शिफ्ट इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो स्लैब से कितना दूर ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था जब पिछले बार लिखा था कि वो एक्स स्लैब से वो डिस्टेंस कितना है, ये मैटर नहीं करता जब हम शिफ्ट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नहीं करता तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो बताएं, तो बता दें, सुनिए। इसमें क्या होगा, आप 2 स्लैब कंसीडर करिए। कौन कौन सा 2 स्लैब कंसीडर करिए, मैं यहां ड्राइंग करके दिखा देता हूं। एक मान लीजिए स्लैब ये है आपके पास, और दूसरा स्लैब मान लीजिए ये है आपके पास, एंड दिस इज योर ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये तो स्लैब वही है 3/2 वाली जिसका थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो स्लैब है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है। जब आपको बोला गया था कि डिस्टेंस में मैटर नहीं करता, तो वो डिस्टेंस 0 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो नेगेटिव मत पुट करना, डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा। डिस्टेंस हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 0 डिस्टेंस चलेगा, ओके चलेगा, तो यहाँ तक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सोचो, अब आप ऐसे सोचो कि ये दोनों स्लैब नहीं होती, दोनों स्लैब नहीं होती, और हर जगह यही वाला मीडियम होता म्यू इक्वल टू 3, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो जितने दूरी पर है उतने 34 पे दिखाई देती। लेकिन इस बार 2 मीडियम है रास्ते में,
ठीक है, तो उसने क्या करेगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन करेगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन करेगा। मतलब एक बार शिफ्ट इस स्लैब के कारण आएगा और एक बार शिफ्ट इस स्लैब के कारण आएगा। अब रिफ्रैक्शन आप यहाँ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहां पर है बाहर, एकदम बाहर, डिस्टेंस टेंडिंग टू 0, ये बाहर। तो आप बोलेंगे कि सर रिफ्रैक्शन 3 हुए। हाँ बिल्कुल हुए, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो इसे ना एकदम बाउंड्री पे जो इसकी सरफेस है ना, सरफेस में ही मान लेता हूं। ठीक है भाई, तो वो दो रिफ्रैक्शन बोल देने की, ये वाला देखिए वाला। लेकिन जो शिफ्ट हुआ, अब सोचो जो रे चल के गई वो रे इस वाली स्लैब को भी चल के गई और रे इस स्लैब को भी चल के गई। शिफ्ट इस स्लैब के कारण भी आएगा और शिफ्ट इस स्लैब के कारण भी आएगा, और दोनों के कारण जो शिफ्ट आएगा उसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो एक डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो इस वाली स्लैब के कारण कितना शिफ्ट आएगा वो लिखते हैं, वो आएगा 20 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव म्यू ऑफ स्लैब। तो म्यू ऑफ स्लैब कितना है 2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, वो कितना है 3। तो 3 को डायरेक्ट हम ऊपर लिख देते हैं, प्लस ये तो आया इसके कारण। अब बात करते हैं इसके कारण कितना आएगा, तो वो आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्लैब अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, उसको सीधा ही ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ये आया हमारा शिफ्ट। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये नेगेटिव, और ये शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन का लिख रहे हैं हम, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहां से रे इधर चल के जाएंगी ना, तो ये हुई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। और अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब शिफ्ट इधर नहीं है, शिफ्ट इस डायरेक्शन में है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 इंटू -1/2 प्लस 4 इंटू 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा -1। तो ये कितना आया बेटा सॉल्व करने पे, ये आएगा -10 और ये आएगा -4, तो ये आया -14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो शिफ्ट है वो राइट साइड में नहीं है, वो लेफ्ट साइड में है। ये माइनस का मतलब है, और कितना डिस्टेंस है शिफ्ट का, मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, दैट इज 14। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को अपने आप से जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी वो यहाँ से भी 14 है, मतलब 10 + 20 + 4 34 तो पहले वाला है ही, उसमें और कौन ऐड हो जाएगा 14। तो डिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 तो है ही, 4 है ही, 20 है ही, और शिफ्ट वाला 14। ये दोनों का शिफ्ट मैंने ऐड किया है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 30 + 28, 30 + 18, तो ये आया आपका 48 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, और वो फाइनल इमेज होगी रिफ्रैक्शन की, और वो कितने दूरी पर दिखाई देगी खुद से, एट द 48 सेंटीमीटर। ठीक, और देखिए सवाल करते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लीजिए एक आपका कॉनकेव मिरर है और यहाँ एक स्लैब रखी गई है बीच में, और यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ओ। इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 21 सेंटीमीटर, इसका जो ROC है वो है 20 सेंटीमीटर, और जो इसका म्यू है वो म्यू है 3/2, और इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। अब होगा क्या, इस स्लैब के कारण शिफ्ट आएगा, इस स्लैब के कारण क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। और जो शिफ्ट आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बाकी सब बाहर एयर है, तो पहले हम शिफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। शिफ्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, 3 इंटू 1 माइनस, तो शिफ्ट आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस कॉनकेव मिरर पर रे इंसिडेंट होंगी
तो वो इस कॉनकेव मिरर को ये 21 से आती हुई नहीं लगेंगी। हाँ, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये रे कहाँ से आती हुई लगती, 21 से आती हुई लगती, लेकिन ये स्लैब नहीं है तो रे, स्लैब अगर है तो ये रे 21 से इसको आती हुई नहीं लगेंगी, थोड़ा शिफ्टेड दिखेंगी, थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा शिफ्टेड लगेगा इस मिरर को। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर के पास जो भी रे गई होंगी, मतलब यहाँ से आई होंगी और रिफ्रैक्शन के बाद जब इस मिरर के पास रे गई हैं, तो इन रे को जब हम एक्सटेंड करके देखेंगे पीछे, इन रे को जब हम एक्सटेंड करके देखेंगे पीछे, तो ये थोड़ा शिफ्टेड दिखेंगी 1 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉनकेव मिरर को, ये कॉनकेव मिरर को जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से 21 पे नहीं लगेगी, कहां पे लगेगी, 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए फाइनल इमेज कहां बनेगा। ये क्वेश्चन है कि जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगा। अब फाइनल इमेज का कैलकुलेशन देखिए करके बताते हैं। वैसे आधा हिंट मैंने आपको दे दिया, आप एक बार खुद सोचें फाइनल इमेज कहां होगा, फिर मैं आपको बताता हूं। सोच लिया, सुनिए। जब ये रे इस मिरर के पास जाएंगी तो इस मिरर को ये रे अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगेंगी, मतलब इस मिरर को ये रे नॉर्मल इंसिडेंस लगेंगी, क्योंकि रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मिरर क्या करेगा, इन रेज को एग्जैक्ट रिवर्स पाथ में भेज देगा, क्योंकि यहाँ इंसिडेंस होगा नॉर्मल, और जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ये रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएंगी। तो ये रे फाइनल कहाँ कट करेंगी, यहाँ कट करेंगी ऑब्जेक्ट पे। क्यों, क्योंकि जिस रास्ते से, देखिए मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं, अगर इंसिडेंस नॉर्मल होता है तो रे अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं। इस वाले सवाल में जो हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपकी स्लैब, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ है ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे चली है, यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ से रे चली इस डायरेक्शन में। जब रे इस डायरेक्शन में चली तो इस रे का नॉर्मल की तरफ झुकाव आया, ये रे बेंड हुई, इस तरह से ये रे बेंड हुई, और रे बेंड होने के बाद फिर से ये जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई, बाहर हवा है, ये डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो फिर ये इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। तो ये रे जब इस मिरर को आती हुई लगी, इस मिरर को ये रे आती हुई लगी, वो मिरर को रे यहाँ से आती हुई लगी, और ये शिफ्ट कितना लगा उसको, 1 सेंटीमीटर। मैं एक ही रे बना के दिखा देता हूँ, ऐसा ही आइडेंटिकल रे आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ये रे आई और जब ये रे इस मिरर पर जाकर गिरी, जब ये रे इस मिरर पर जाकर गिरी तो ये था इसका नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्यों था, क्योंकि इस मिरर को ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लग रही थी, और जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, रे अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं, तो ये रे वापस चल कर आई एज इट इज, और फाइनल रे ने वही इंटरसेक्ट किया जहां पर वो थी। तो जो फाइनल इमेज बना इस सिस्टम से, इस सिस्टम से, सिस्टम में कौन है, मिरर एंड दैट स्लैब, इस सिस्टम ने जो फाइनल इमेज बनाया वो उसी जगह बनाया जहां कौन था, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब फाइनल इमेज, मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल इमेज विल बी एट ए लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको लिख लें आप। ठीक, अब सुनिएगा। तो मुझे लगता है ये शिफ्ट वाले, पैरेलल स्लैब वाले सवाल अब आप कर सकते हैं, अब आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि सब तरह का वेरिएशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताता हूं। सुनिए, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक लेक है, लेक है, लेक,
और लेक में अंदर फिश रहती है, यहां फिश है, ये फिश है, और ये फिश ऊपर की डायरेक्शन चल के जा रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और यहां एक वर्ड है, स्टेशनरी वर्ड है, ये स्टेशनरी है, ये एक स्टेशनरी वर्ड है, और ये वर्ड इस फिश को देख रही है। तो इस स्टेशनरी वर्ड को इस फिश का क्या वेलोसिटी दिखेगा ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आप ऐसा करिए, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इस डिस्टेंस को बोल रहा हूं, आप मान लीजिए x1। अब ये बताइए इस वर्ड को, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस x, इसका म्यू मान लीजिए 4/3। इस फिश को, इस वर्ड को, ये फिश जो है वो इस डिस्टेंस x1 पर नहीं दिखेगी, कहीं और दिखेगी। कहां दिखेगी? तो हम निकाल देते हैं x1 एपेरेंट, x1 डैश वो आएगा x1 बाई म्यू। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा dx1 डैश अपॉन dt दैट इक्वल टू 1 बाई म्यू dx1 अपॉन dt। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं, आप ये बताइए कि जो ये आपका x1 है, ये x1 बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आंसर है x1 जो है वो घट रहा है। तो dx1 अपॉन dt को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक। और अगर आप जानते हैं कि अगर आपका x1 घट रहा है तो आपका x1 डैश भी घटेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रही है तो इमेज भी किधर होगी? ऊपर ही जाएगी। ठीक। तो क्या वेलोसिटी आएगा? कैलकुलेशन कर देते हैं। ये आएगा dx1 अपॉन dt पुट करेंगे म्यू इंटू, घट रहा है इसलिए dx1 अपॉन dt, मतलब जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव लेंगे -10, क्योंकि x1 घट रहा है। और म्यू का वैल्यू कितना है? 4/3। तो इमेज का जो वेलोसिटी आया वो आया -10 इंटू म्यू कितना है नीचे 4, ऊपर पुट करेंगे 3, तो ये आया -30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड -30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, मैं यहां बना के दिखाता हूं। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपकी यहां है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इमेज कहीं आपकी यहां बनी होगी, दिस इज योर इमेज। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घट रहा है, तो इमेज का भी डिस्टेंस घट रहा है। इमेज किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इमेज का वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करके निकाला है, कितना आया है? 30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक। और क्वेश्चन कराते हैं इसी में। अब इसमें क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, इसमें वर्ड को भी चला लेते हैं कि मान लीजिए वर्ड भी चल रही है, तो क्या आंसर आएगा? तो इस वर्ड को क्या वेलोसिटी दिखेगा? इस वर्ड को ये वेलोसिटी दिखेगा कितना? 30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वर्ड कैसा है? स्टेशनरी। ठीक। अब आप ऐसा करिए, मान लेते हैं कि वर्ड हमारा मूविंग है, वर्ड हमारा नीचे आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन लेक है, ये फिश है, फिश ऊपर जा रही है, सेम क्वेश्चन, सेम डाटा रखते हैं। म्यू का वैल्यू है 4/3, और यहां है आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर फिश मान लो आप, और इस बार जो ऑब्जर्वर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल के आ रहा है। मान लेते हैं उसका वेलोसिटी है, लेट्स से इसको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि बताइए इस ऑब्जर्वर को क्या वेलोसिटी दिखेगा इस फिश का? तो उसका आंसर सुनिए। आप ऐसे इमेजिन करें, हमेशा जब भी कभी आपके ऑब्जर्वर ये चल रहा हो तो आप ये सोचें कि अगर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता तो इसको क्या इमेज दिखाई देता। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। ये डिस्टेंस मान लीजिए आप x1, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आप x2। ये किसी टाइम t का डिस्टेंस है, एट एन इंस्टेंट t, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट t। तो आप क्या करिए, इसके रिस्पेक्ट में इसका डेप्थ निकाल लीजिए। तो अपरेंट डेप्थ ऑब्जर्वर से निकालना है आपको, ऑब्जर्वर से, ग्राउंड से नहीं बात कर रहे हैं। पिछले बार जो हमने अपरेंट डेप्थ लिखी थी वो इस फिक्स सरफेस से लिखी थी, ये फिक्स सरफेस थी,
पिछली बार जो हमने अपरेंट डेप्थ लिखा था वो कहाँ से लिखा था, फिक्स सरफेस से। इस बार जो अपरेंट डेप्थ है मैं फिक्स सरफेस से नहीं लिख रहा हूं, आप चाहें तो फिक्स सरफेस से भी लिख सकते हैं। तो चलिए आपको पहले फिक्स सरफेस से लिख के दिखाते हैं। तो इस अपरेंट डेप्थ जो आएगी फिक्स सरफेस से x1 डैश, वो आ जाएगी x1 बाई म्यू। तो ये जो आपने अपरेंट डेप्थ लिखी है ये इस फिक्स सरफेस से लिखी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा और जो वेलोसिटी आएंगी वो इस फिक्स सरफेस के रिस्पेक्ट में आएंगी, क्योंकि अपरेंट डेप्थ कहां से लिखी है आपने, फिक्स सरफेस से। तो dx1 डैश अपॉन dt ये बराबर होगा 1 अपॉन म्यू इंटू dx1 अपॉन dt। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी सरफेस तो चल नहीं रही, तो dx1 डैश अपॉन dt जो आपका जो भी ये सेपरेशन चेंज होगा, मतलब यहां कहीं इमेज बनेगी और ये इस इमेज का सेपरेशन होगा x1 डैश। तो जो भी ये x1 डैश चेंज होगा ये सिर्फ इमेज की वेलोसिटी के कारण होगा। तो dx1 डैश अपॉन dt इसमें जो भी रोल आएगा वो सिर्फ इमेज की वेलोसिटी का ही रोल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सरफेस चल रही होती तो दोनों का रोल आता इस x1 डैश को डिक्रीज करने में या इंक्रीज करने में, लेकिन मेरी सरफेस नहीं चल रही है, सरफेस कैसी है, स्टेशनरी। तो इसमें जो भी रोल आएगा वो सिर्फ इमेज की वेलोसिटी का ही आएगा, और इमेज की वेलोसिटी का ही आएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां से मुझे डायरेक्ट इमेज की वेलोसिटी ही मिलेगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा आपका आंसर dx1 डैश अपॉन dt, ये आएगा 1 बाई म्यू, म्यू कितना है वही 4/3, और dx अपॉन dt कितना है वही, तो वो आया है आपका 30/4। माइनस 10 पुट करेंगे क्योंकि x1 डिक्रीज हो रहा है, तो यह आया माइनस ऑफ 30/4, मतलब माइनस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ जो ये था कि जो इमेज है हमारी वो ऊपर जा रही होगी, क्योंकि नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया मतलब x1 डैश घट रहा होगा। अब ये तो चल नहीं रहा, इसका मतलब इमेज किधर जा रही है, ऊपर, तभी तो ये घटेगा। तो इमेज जा रही है ऊपर, और किस मैग्नीट्यूड से ऊपर जा रही है, वो है 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे जो वेलोसिटी पूछी है वो इसके रिस्पेक्ट में नहीं पूछी, वो पूछी इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर ये स्टेशनरी होता तो इसको वेलोसिटी इतनी दिखाई देती, ठीक। लेकिन अगर वो मूविंग है तो उसको वेलोसिटी क्या दिखाई देगा, तो उसका वेलोसिटी उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए बताते हैं, तो कैसा ऐड करेंगे, हमें उसके रिलेटिव निकालनी है। तो अगर उसके रिलेटिव निकालनी है तो उसका उल्टा करके हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसका उल्टा करके उसको ऐड करेंगे, तो इसका वेलोसिटी नीचे कितना है 5, तो इसमें ऊपर कितना ऐड कर दीजिए आप 5। तो इसका वेलोसिटी कितना था ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में, वो था 30/4। अब हमें उसके रिलेटिव निकालनी है, किसके, ऑब्जर्वर के रिलेटिव निकालनी है। तो अगर किसी मूविंग ऑब्जर्वर के रिलेटिव हम वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या तरीका है, उसका उल्टा करके ऐड कर देते हैं। तो उल्टा करिए, तो डाउनवर्ड 5 है, उसका उल्टा क्या होगा, अपवर्ड 5। तो उसको जो वेलोसिटी दिखेगा वो दिखेगा 5 प्लस 30/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इस तरह से आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो सुनिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमसे, जैसे मान लो ये एक गिलास में यहाँ तक कुछ पानी भरा हुआ, मान लेते हैं h हाइट तक, और ये मान लेते हैं बॉटम सरफेस एक प्लेन मिरर है। कर्व मिरर भी लगाया जाता है कई बार, मैं आपको प्लेन मिरर वाला ही समझा देता हूँ। और मान लेते हैं कि मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देते हैं, ये h/2 है और ये भी h/2 है, और यहाँ आपका ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जर्वर कितनी इमेज देखेगा, तो आंसर है 2 इमेज देखेगा ये। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए दोनों इमेज का इस सरफेस से, ये सरफेस का नाम देते हैं लेट्स से सरफेस 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है। तो आपसे वो पूछ लेता है कि बताइए इस सरफेस 1 से
उन दोनों इमेज के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए वो सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखो वो कैसे दो इमेज देखेगा, पहले उस बात को समझ लेते हैं। तो वो दो इमेज कैसे देखेगा, देखिएगा। तो ये है आपका सेटअप एंड दिस इज योर वाटर सरफेस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जर्वर की आंख में दो तरह की रे जाएंगी। एक तो रे वो जाएंगी जो सीधे प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन करके गई हैं, नंबर वन टाइप ऑफ रे। अनदर टाइप ऑफ रे कौन सी होंगी, अनदर टाइप ऑफ रे वो होंगी जो यहाँ से चलेंगी, इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस यहाँ जाएंगी और फिर वो रिफ्रैक्शन करके इसकी आंख में पहुंचेंगी। तो इसके आंख में पहुंचने के लिए रिफ्रैक्शन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक रे सीधे गई और एक रिफ्लेक्ट करके गई। तो ये सेकंड टाइप की रे हैं और ये फर्स्ट टाइप की रे हैं, और दोनों टाइप की रे इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाएंगी। तो पहला बात करते हैं कि फर्स्ट टाइप की रे कहाँ दिखाएगी। तो देखिए फर्स्ट टाइप की रे के लिए जो डेप्थ है वो है h/2, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ। तो जो अपरेंट डेप्थ आएगा फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ रे उसको मैं h1 डैश बोल देता हूँ, और वो जो भी डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे वो सरफेस 1 से कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा h/2 अपॉन म्यू इंसिडेंट डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टेड। तो ये आया h/2 म्यू। अब सवाल आता है कि बताइए सेकेंड टाइप की रे ने कहाँ दिखाया होगा। तो सुनो मेरी बात, ये जब रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुई होंगी तो उसने रिफ्लेक्ट किया होगा, तो उसने एक इमेज बनाई होगी, इमेज बनाई होगी यहाँ पे, और कितना नीचे बनाई इमेज, h/2 नीचे, एग्जैक्ट h/2 नीचे इमेज बनाई है। तो रे जब यहाँ से गई हैं तो वो रे सीधे गई हैं। तो जब इस रे सरफेस पर जाकर गिरी हैं, तो इस सरफेस पर जब ये रे इंसिडेंट हुई हैं, तो देखिए इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सरफेस को एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगी, इस सरफेस को एक ऑब्जेक्ट यहाँ लगेगी, ये h है और ये h/2 है। तो ये टोटल डेप्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3h/2। अब यहाँ होगा रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये हो गया आपका एक्चुअल डेप्थ, क्योंकि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है, 3h/2। इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जो सेकंड टाइप का इमेज है उसका अपरेंट डेप्थ जो आएगा वो आएगा 3h/2 अपॉन म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टेड। वो कितना है, म्यू। तो ये कितना आया, μ/1, क्योंकि रे यहाँ इंसिडेंट हो रही हैं और यहाँ रिफ्रैक्ट होके जा रही हैं। तो ये कितना आया, ये आया 3h/2 म्यू। अब पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों के बीच में गैप क्या आएगा। तो h2 डैश माइनस h1 डैश, और जो भी डेप्थ कैलकुलेट की गई है वो यहीं से कैलकुलेट की गई है, अपरेंट का भी और रियल का भी, सॉरी वन फर्स्ट इमेज का और सेकंड इमेज का, दोनों का अपरेंट डेप्थ तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लेते हैं। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आया, ये आया 2h/2 म्यू। तो कितना आया ये, h/म्यू। तो देखो आपने ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्रैक्शन, और नीचे कर्व मिरर भी होगा। तो जब नीचे कर्व मिरर होगा ना तो भी यही सवाल पूछा जाता है। तो एक तो डायरेक्ट इमेज बनेगी, दूसरी इमेज कैसे बनेगी, इन रे को गिराएंगे मिरर पे, मिरर बनाएगा इमेज। अब वो इमेज बनाएगा, वो इस सरफेस के लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो जो मिरर की इमेज होगी वो इसके लिए कौन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट होगी। और यहाँ से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ, और फिर सिमिलरली अपरेंट डेप्थ, और पहले का अपरेंट डेप्थ दूसरे का अपरेंट डेप्थ, दोनों के बीच में गैप। ठीक, तो चलिए यहाँ तक आप सॉल्व करें, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे TIR, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तब तक आप इनके क्वेश्चन करें, और जो आपको सीट दिया गया है उसमें सेक्शन C में प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में ही सेक्शन C सॉल्व करें, और जो नहीं आए वो पूछें, और HC वर्मा से भी कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।